गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है वो रहेगा यूनिट सेकंड से। अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट से लेकर फोर्थ लेसन कंप्लीट, वो 4 अंक के आते हैं। इसी प्रकार से दूसरी यूनिट के अंदर, यूनिट सेकंड के अंदर लेसन 5 से लेकर 9 जो लेसन है, नंबर है, उनमें कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं? 9 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो पहली यूनिट में 4 नंबर के क्वेश्चन और दूसरी यूनिट में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 9 अंक के आएंगे। तो पहली बात करते हैं, जो कल क्वेश्चन किया था, उसका मैंने किया था कि किसी प्लांट में एक से अधिक भ्रूणकोष बन जाते हैं, उनसे अधिक भ्रूण बन जाते हैं, बहुभ्रूणता कौन से प्लांट में होती है? तो उसका आंसर है केजुराइना मोंटा। इसके अंदर एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। अब आज अपना जो नया टॉपिक है, लेसन नंबर 5, उसका नाम है पादप जल संबंध। पादप जल संबंध। तो इस पार्ट में से रिलेटेड अपन निम्न पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जल की विशेषता क्या है। देखिए, सबसे पहले जल की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले है सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जिसमें सभी जो शुगर मान लो या अन्य है, वो इसमें क्या किया है, घोले जा सकते हैं, विलय बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। फिर ये कौन सी प्रकृति होती है इसकी? ध्रुवीय प्रकृति, अर्थात H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस प्रकार से ये पाया जाता है। तो जल की प्रकृति कौन सी होती है? ध्रुवीय होती है। फिर जल है, उसके मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है। अब देखिए, जैसे HOH और यहाँ पर HOOH, ये जल का अणु, इन दोनों जल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन है, वो क्या होता है? डेल, इस निशान को अपन बोलते हैं नेगेटिव, डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यानी आंशिक ऋणायन और आंशिक धनायन, उनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। फिर जल की क्या होती है? विशिष्ट उष्मा होती है, उच्च विशिष्ट उष्मा। जैसे जल है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, 99 पे नहीं उबलता है। तो उसकी क्या है? उच्च विशिष्ट उष्मा की क्षमता पाई जाती है। और उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उच्च घनत्व होता है। और पीएच क्या होती है इसकी? जल की उदासीन। ठीक है, तो इसका मतलब पीएच कितनी होती है? 7। उदासीन 7 से ऊपर होती है तो क्या बोलते हैं उसको? क्षारीय, और 7 से नीचे होती है तो क्या बोलेंगे? अम्लीय। फिर जल के अणु के मध्य सहसंयोजक और असंयोजक बल पाया जाता है। और जल है वो डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है। जैसे डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक है, उसको कहा जाता है 80, अर्थात जल में तोड़ने की क्षमता भी पाई जाती है। जल के अंदर मान लो कि रख दिया आपने, तो कई समय के पश्चात बन जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक, जिसको किससे बोला जाता है? 80 से। फिर जल है ठोस में भी रह सकता है, द्रव में भी उपलब्ध होता है और गैस में भी। तो ये निम्न जल की विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं इसकी जस्ट बाद में विसरण। पहला टॉपिक शुरू होता है अपना विसरण। तो विसरण क्या होता है? विसरण होता है जो पदार्थ के अणु है, उसकी उच्च मात्रा से, पदार्थ के जो अणु है वो उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ गमन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? पदार्थ के अणुओं का उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणु की उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ गमन करना क्या कहलाता है? विसरण। जैसे गैस सिलेंडर से किसका रिसाव हो रहा है? गैस का रिसाव हो रहा है। ठीक है, अगर किसी कमरे में आपने एल्कोहल की बोतल खोल दी तो गंध चारों तरफ फैल जाती है। तो जैसे सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर में गैस की मात्रा क्या है? अधिक। ठीक है, बाहर नहीं है, तो उच्च मात्रा से गैस सिलेंडर से कहां आएगी? बाहर की तरफ। वो क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है।
इसी प्रकार जल में आपने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट, जिससे रंग कौन सा हो गया, नीला। तो ये जो क्रिया है या एग्जाम्पल है वो कौन सी है, विसरण क्रिया। तो विसरण की परिभाषा और एग्जाम्पल, परिभाषा पदार्थ के अणुओं की उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ गमन करना क्या कहलाता है, विसरण। जैसे गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव, एल्कोहल की बोतल या अमोनिया की बोतल खोलने से जल का फैलना। ठीक है, अब यहाँ इसके से रिलेटेड दूसरा है स्वतंत्र विसरण क्या होता है। स्वतंत्र विसरण क्या होता है, तो स्वतंत्र विसरण है विसरण के लिए, तो देखो विभिन्न पदार्थों का, यहां तो किसी एक ही बात करेंगे, यहां विभिन्न पदार्थों का विसरण, विभिन्न पदार्थों का विसरण एक ही माध्यम में होता है, परंतु एक दूसरे से स्वतंत्र, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात विभिन्न पदार्थ हैं, उनका विसरण हो रहा है एक ही माध्यम में, परंतु एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। अर्थात विभिन्न जो पदार्थों का विसरण तो हो रहा है एक ही माध्यम में, परंतु एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ पर A और B है, एक तंत्र है, इसमें यहाँ एक तंत्र में CO2 की कितनी प्रतिशतता है, 70%। ऑक्सीजन कितनी है, 30%। इसी प्रकार B में है, ऑक्सीजन कितना है, 70 और CO2 कितना है, 30। अब यहाँ देखिए आप इस निकाय में अधिक से कम की हो तो A से किधर की तरफ आते हैं, B की तरफ। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 70, इधर कितनी है, 30, तो अधिक से निम्न मात्रा की हो, तो दोनों एक ही निकाय में हो रहे हैं, परंतु एक दूसरे को, ये इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, ये इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र विसरण कहते हैं। तो अभी दो टॉपिक पढ़े आपने, विसरण पदार्थ के अणु की उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ गमन, और दूसरा पढ़ा है स्वतंत्र विसरण, विभिन्न पदार्थ का विसरण होता है एक ही माध्यम में, परंतु एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। हाँ, अब बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विसरण को कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तापमान। तो विसरण है वो तापमान के क्या होता है, समानुपाती, अर्थात ताप बढ़ेगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जबकि ताप कम होगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम। जैसे आप देखते हो सर्दियों में कभी कभी सिलेंडर नीचे से जम जाते हैं तो उसको किस में रखा जाता है, गर्म पानी में रखा जाता है। अगर गर्म पानी में रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ गया और विसरण की दर क्या होगी, तेज, अर्थात जो टेम्परेचर है या उसका रिसाव है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो विसरण की क्रिया तापमान की क्या होती है, समानुपाती, ताप बढ़ने पर विसरण बढ़ेगा, ताप कम होने पर विसरण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर घनत्व, अब घनत्व की बात करते हैं तो विसरण की क्रिया क्या होती है, पदार्थ के अणुओं के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर अणु का घनत्व बढ़ाते हैं तो विसरण कम हो जाएगा, घनत्व कम होता है तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां देखते हो अगर पदार्थ के अणुओं का घनत्व क्या होता है, कम, तो विसरण की दर बढ़ेगी क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, और यहां घनत्व कम होगा तो विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है दाब। दाब में अगर विसरण दाब के क्या होता है, समानुपाती, इसका मतलब दाब बढ़ेगा तो विसरण क्रिया बढ़ेगी, और दाब जब कम होगा तो विसरण क्रिया क्या होती है, कम होती है। जैसे सिलेंडर में आप प्रेस करते हो तो जितना प्रेस करोगे उतनी तेजी से क्या निकलती है, गैस बाहर की तरफ रिसाव करती है। फिर है चौथा पॉइंट है माध्यम। माध्यम में क्या है, तो विसरण की जो क्रिया है सघन माध्यम होता है, यानी अणु जब पास पास होते हैं उसमें विसरण की क्रिया क्या होती है, कम होती है, जबकि विरल माध्यम होता है तो विसरण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। सघन माध्यम होता है, सघन का मतलब जानते हो कि अणु पास पास रहेंगे, उसमें विसरण की क्रिया क्या होती है, कम, जबकि विरल माध्यम में विसरण की क्रिया क्या होती है, अधिक। तो प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, तापमान, घनत्व, दाब और माध्यम। अब पूछते हैं विसरण का महत्व क्या है। तो विसरण की क्रिया के द्वारा
जो पादप है, पर्यावरण है, उसके मध्य CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान, वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। साथ में श्वसन की क्रिया करते हैं या प्रकाश संश्लेषण करते हैं प्लांट, तो उसमें जो गैसों का आदान प्रदान है वो भी इसके द्वारा ही होता है। फिर जल अवशोषण करते हैं, तो कुछ निष्क्रिय अवशोषण होता है। निष्क्रिय अवशोषण के समय जो आंशिक रूप से कुछ शोषण किया जाएगा या अवशोषण किया जाएगा, वो विसरण के द्वारा ही होता है, आंशिक विसरण के द्वारा। और पादप हार्मोन बनते हैं, उनका भी स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो प्रभावित आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें विसरण, तो पदार्थ के जो अणु है, आप कहेंगे अधिक मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ गमन करना क्या कहलाता है, विसरण। स्वतंत्र एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए, तापमान, घनत्व, दाब, माध्यम। और विसरण को प्रभावित करने वाले कारक में महत्व में सबसे पहले O2 और CO2 का परिवहन, गैसों का आदान प्रदान, फिर निष्क्रिय अवशोषण में कुछ आंशिक रूप से विसरण क्रिया, और पादप हार्मोनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। हाँ देखिए, इसके आगे अपना जो सेकंड पॉइंट है विसरण के बाद में है पारगम्यता। विसरण के बाद में दूसरा पॉइंट है पारगम्यता। पारगम्यता क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ का कोशिका में या तो प्रवेश करना या बाहर निकलने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, पारगम्यता। किसी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश करना या बाहर निकलना क्या कहलाता है, पारगम्यता। तो यहाँ पारगम्यता की बात करते हैं तो निम्न 4 प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहला है पारगम्य, दूसरा है अर्धपारगम्य, तीसरा है चयनात्मक, और चौथा है अपारगम्य। 4 भाग पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला कौन सा है, पारगम्य, दूसरा अर्धपारगम्य, तीसरा चयनात्मक, और चौथा अपारगम्य। तो देखिए पहला प्रकार, यहां से देखो डायग्राम सहित है, बिल्कुल ध्यान से देखना, तुरंत तैयार हो जाएंगे आपके। पारगम्य या पारगम्य झिल्ली की बात करते हैं, तो ये मान लीजिए झिल्ली है, मेम्ब्रेन, झिल्ली या परत। अगर किसी झिल्ली से विलायक अणु और विलेय अणु, विलायक और विलेय, अब ये तो जानते हो विलायक जैसे जल है वो क्या कहलाता है, विलायक। अब आपने इसमें चीनी डाल दी, वो क्या कहलाता है, विलेय, और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन या विलेय। तो यहां बात करेंगे विलायक, विलायक जिसमें घुला जाता है, जैसे जल है वो क्या कहलाता है, विलायक। चीनी आपने इसमें डाली तो क्या हो गया, विलेय, और दोनों का जो घुलकर तैयार हो गया वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन या विलेय। तो यहां बात करेंगे कि जब झिल्ली या परत से विलायक और विलेय दोनों के अणु पार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जैसे और दूसरा कौन सा है, अर्धपारगम्य। दूसरा कौन सा है, अर्धपारगम्य। देखिए फर्स्ट पारगम्य, विलायक और विलेय दोनों के अणु अंदर पार हो जाए झिल्ली से तो उसे क्या कहते हैं, पारगम्यता। अर्धपारगम्य झिल्ली, झिल्ली या परत से केवल विलायक के अणु ही पार हो जाए, केवल विलायक के अणु ही पार होते हैं और विलेय के अणु पार नहीं होते हैं, विलेय के अणु पार नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य। देखना चाहिए, केवल विलायक के अणु विलेय के अणु नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य। ये किसमें होती है, कोशिका तल। फिर चयनात्मक, दोनों से रिलेटेड है, देखिए तो ध्यान देना चाहिए। यहां किसी झिल्ली या परत से केवल विलेय के अणु ही पार होते हैं, यानी विलेय के अणु ही पार होंगे मगर विलायक के अणु पार नहीं होंगे। दूसरे के अपोजिट हो गए। यहां आपने देखा विलायक के अणु पार होंगे, विलेय के अणु पार नहीं होते हैं। जबकि चयनात्मक झिल्ली है उसमें विलायक के अणु पार नहीं होंगे और विलेय के अणु क्या हो जाते हैं, पार। हाँ नोट, कोशिका जो कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, अर्धपारगम्य में गुण पाया जाएगा और चयनात्मक। तभी लिखा आता है कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक झिल्ली होती है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देख लिया। अर्धपारगम्य में केवल विलायक के अणु पार होते हैं,
जबकि चयनात्मक में विलय के उपाय होते हैं। और लास्ट है अपारगम्य या अपारगम्य झिल्ली। तो इसमें क्या होता है, न तो विलय और न ही विलय, दोनों के अणु ही पार नहीं होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अपारगम्य झिल्ली। जैसे क्यूटिकल है, कोर्क कोशिका है, इनके अंदर क्या होता है, विलय और विलय दोनों के अणु पार नहीं हो सकते। 21 साल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का कि अपारगम्य झिल्ली के 2 उदाहरण दीजिए 1 नंबर का, तो उसका आंसर था क्यूटिकल, दूसरा था कोर्क कोशिका। तो ये अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया। हाँ, आज का क्वेश्चन जो अपना होगा वो लिखना है आपको अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसका एक उदाहरण बताना है आपको, और सभी को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है और सभी को आंसर देना है। थैंक यू।